नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राज्यसभा के 253वें सत्र के पहले भाग में बेहतरीन कामकाज, करीब 100% रही उत्पादकता, धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा के साथ 3 अहम विधेयक हुए पारित। 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा भाग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पर उच्च सदन में हुई चर्चा का दिया जवाब। विपक्ष के तमाम आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सभी वर्गों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी नेता दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से सदन में दिया इस्तीफे का ऐलान। कहा पश्चिम बंगाल में जारी हिंसक घटनाओं से हूं दुखी। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी टीएमसी को बड़ा झटका। राज्यसभा के 253वें सत्र का पहला भाग आज पूरा हो गया। कामकाज के लिहाज से बजट सत्र का ये पहला चरण बेहतरीन रहा। सदन में इस दौरान करीब 100% उत्पादकता के साथ काम हुआ। इस हफ्ते उत्पादकता 114% रही, वहीं पहले हफ्ते में उत्पादकता 82% रही थी। बजट सत्र के पहले चरण के लिए कुल 45 घंटा 34 मिनट समय निर्धारित था और सदन की कार्यवाही 45 घंटे 23 मिनट चली, यानी अवरोध की वजह से सिर्फ 11 मिनट का नुकसान हुआ। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान 26 घंटे 30 मिनट चर्चा हुई। कुल चर्चा का 58.4% समय धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा में लगा। धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट पर चर्चा में 98 सदस्यों ने हिस्सा लिया। पहले हफ्ते अवरोध की वजह से 4 घंटे 24 मिनट का नुकसान हुआ, लेकिन इसकी भरपाई दूसरे हफ्ते में ज्यादा देर तक कार्यवाही चलाकर पूरी कर ली गई। दूसरे हफ्ते में सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से 4 घंटे और 13 मिनट ज्यादा चली। I'm happy to inform you that this part of the session has been quite productive, with the House clocking 99% productivity. The productivity of the House during this week has been 113%, as against the productivity of 82% during the first week, as against the total scheduled time of 45 hours 4 minutes. Net of only 30 minutes have been lost due to disruptions. This part of the session has been one of the debate and discussions with a total of 27 hours and 11 minutes, accounting for over 60% of the total functional time spent on discussing motion of thanks to the President and the general budget for 21-22. About 100 members spoke on these two subjects alone, as against the total loss of 4 hours 24 minutes during the first week. The members sat for an extra 3 hours 54 minutes during the second week. बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा में शून्यकाल और विशेष उल्लेख के दौरान जनहित से जुड़े 88 मुद्दे उठाए गए। इनमें शून्यकाल के दौरान 56 मुद्दे और विशेष उल्लेख के दौरान 32 मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान 55 तारांकित सवालों के मौखिक जवाब दिए गए। इस दौरान सदन में 3 विधेयक भी पारित हुए। इनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021, महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 शामिल है। Total of 88 issues of public importance have been raised. Those include 56 juror and 32 special mentions. 55 starred questions were orally answered. 3 bills were passed. The J&K Reorganization Amendment Bill 2000, the National Capital Territory of Delhi Law Special Provisions Amendment Bill 2021 and the Major Ports Authority Bill 2020. सभापति ने बजट सत्र के दूसरे चरण शुरू होने से पहले सदस्यों से सभी स्थायी समितियों की बैठक में शामिल होने की अपील की। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 8 मार्च सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होना है। We still have to go for the second part. I only appeal to the members not to miss any standing committee meetings. Please see to it that you attend all the standing committee meetings and make contribution also.
राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री ने विपक्ष के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो गरीब हो या फिर उद्यमी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पर साठगांठ लगाने वाले और पूंजीवाद का आरोप लगाने वाले और इस तरह के जो पूरे आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। In spite of the various steps, obviously seen steps taken for helping the poor and needy of this country, a false narrative is created to accuse, saying, oh, this government works only for cronies. I just want to come up with some details before I get into some of the details in the budget to say, houses completed under PM Awas Yojana, sir, more than 1.67 crore houses have been completed. Is that for the rich? Households which have been electrified under Saubhagya since 2017 October is more than 2.67 crores. Is that for the rich? Total value of orders placed on government e-marketplace is 8,22,077 crore, which is more than 8 trillion of rupees. Are they being given to big companies? They are being given to MSMEs. So we have helped out small and medium companies to ensure themselves getting a market. Is that for the rich and the big capitalists? वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लगातार विस्तार हो रहा है और इसका लाभ गांव में रहने वाले लोगों को हो रहा है। Sanctioned under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is, and that is strictly between 2014-15 and those years, 2,11,192 kilometers. Those roads go to villages. Are they villages only for the rich, or are they villages where people who belong to the lower sections of the society also live? Are they villages where Garib don't live? So, whose lifeline are these roads? So, unthinkingly just keep throwing allegations saying, oh, this is for crony capitalists, this government is working only for the rich. Please answer these questions. वित्त मंत्री ने कहा कि लाखों किसान ई नाम से जुड़ रहे हैं, जिसका फायदा छोटे और मझोले किसानों को होगा। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगस्त 2016 से जनवरी 2020 तक यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन की संख्या 3,60,000 करोड़ से अधिक हो गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 27,000 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया गया है। ये सब गरीबों के लिए था, न कि किसी और के लिए। Number of farmers registered on eNAM, sir, approximately 1.69. eNAM was thanks entirely due to the Prime Minister's effort to make sure that the farmers are connected all over the country and he's not constricted by the local markets. If he has opportunities better anywhere else, he should have it. Are these farmers rich corporate farmers? No, not at all. They are the small farmers. Number of digital transactions, sir, via UPI from August 2016 till January 2020. More than 3.6 lakh crores. UPI is used by who? The rich? The corporate? No, not at all. The middle class, the smaller traders, all of them use UPI. So who are these people then? Is this government creating UPI, facilitating digital transactions to benefit some rich cronies, some damads? Not at all. It is helping only the poor. वित्त मंत्री ने कहा कि 2021-22 का बजट में गरीब, दलित, आदिवासी और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। This government's efforts with credible proof of who the beneficiaries are, which are the major schemes, and therefore when the budgetary provisions are made, it is made for the poor, Dalits, tribals, and the students who need desperately all the benefits. And therefore, if you want to speak out, Ujjwala Yojana benefited how many women? And we've extended it to 1 more crore women for whom that Ujjwala will be delivered.
और इससे पहले उच्च सदन में आज आम बजट 2021-22 पर चर्चा को वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे बढ़ाया और अपना भाषण पूरा किया। उन्होंने कहा कि यह बजट नए, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दर्शाता है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर आम बजट में किसानों और गरीबों की अनदेखी के आरोप लगाए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया कि बजट गरीबों को समर्पित है और इसमें हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। इस बजट में आशा दिखती है एक नए भारत की, सशक्त भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद ना पेट्रोल डीजल के किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े बुद्धि अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे। मैं खुली चुनौती देता हूं, वो कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है। दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा। Whereas while allocating 900 crore for the newly created Agricultural Infrastructure Fund for 2021, there has been a cut of 1,700 crores on the interest subsidy scheme for the farm loans. So the defense mention needs to be mentioned, sir. It has dipped from 1.3 lakh crores in budget estimates. Currently, it has been decreased by 70,775 crores to 13.4%. The allocation of 65,000 crore, that's for 1,100 kilometers national highway in Kerala, is welcome. But several other demands of the state of Kerala has not been considered, sir. Kerala wanted the centre to increase the share in various welfare pension schemes, at present ranging from 300 to 500 per month to at least 1,000 rupees per month. This budget can be called as a budget of the governments, which in the name of the Atmanirbhar Bharat is wholly and surely and very clearly serving all the greed of the capitalists inside the country and outside the country. 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि जो भी टैक्स लेगी भारत सरकार 40% स्टेट को देना पड़ेगा। ये सरकार टैक्स की बजाय सेस लेने जा रही है, इसलिए कि सेस से पैसा आएगा, राज्य सरकार को उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी अपनाई है, मैं इसका विरोध करता हूं। Even on irrigation, the Upper Krishna project has not been completed, though which has been funded by the central government during my regime, accelerated irrigation program which I have launched at the time. And Thank you. Hardly for 10 months. Sir, I demand or I request, I pray that program, the Upper Krishna program should be taken over as a national project and see that it is completed as quickly as possible. प्राइवेट की बात करी कि आप प्राइवेट का खिलाफत कर रहे हैं, प्राइवेट की खिलाफत नहीं कर रहे। प्राइवेट आए, मगर मंडी के अंदर आने से किसने रोका प्राइवेट को? प्राइवेट मंडी के अंदर आए और एमएसपी से ज्यादा में खरीदे। कह रहे हैं बाहर भाव ज्यादा मिलेगा, विकल्प होगा, बाहर ज्यादा मिलेगा, बाहर ज्यादा भाव मिलेगा प्राइवेट में। तो आपको यह कानून बनाने में क्यों आपत्ति है कि अगर एमएसपी से कम का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कानूनी बाध्य, उस पर बाध्य होगा। Almost all the infrastructural fund announcement by Minister in Agriculture, Animal Husbandry, Rural Infrastructure, Micro Irrigation should be taken with caution, as many of the announcements made in previous budget and stimulate packages during the COVID is neither sanctioned nor spent. 100 नए सैनिक स्कूल, 750 मॉडर्न स्कूल खुलने जा रहे हैं। लद्दाख के भाइयों को शैक्षिक आत्मनिर्भरता के लिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया गया है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के मिशन पोषण 2 में जल जीवन को मिशन अर्बन लाभार्थी को दिया गया है। समय खत्म हो गया है, जिससे 125 करोड़ की जनता इसमें खुशहाली होगी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने अपनी सदस्यता से इस्तीफे का ऐलान किया है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2021-22 पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति से दुखी होकर वो अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं।
जिस प्रकार से वायलेंस हो रहा है हमारे प्रांत में, जिस प्रकार से लोकतंत्र में कुछ भी हो, तो मुझे यहाँ बैठा बैठा बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं करूँ क्या। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें, इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।